स्कूल में शिक्षक नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर नहीं है, ब्लॉक अंचल में कर्मचारी नहीं है, किरानी नहीं है, हल्का में कर्मचारी नहीं है, पंचायत में सचिव नहीं है, इवन कि आईएएस आईपीएस तक के सीट वैकेंट जा रहे हैं। पिछले साल का देख लीजिए कितने हज़ार करोड़ का बजट है। इतना बड़ा बजट जिस स्टेट का हो, वहाँ पलायन हो जाए, संभव ही नहीं है। जितने चीनी शुगर मिल थे वो बंद पड़े बैठे हैं। डेवलप मतलब जहाँ की उद्योग बढ़ने चाहिए वहाँ पर उद्योग कम हो रहा है। इतनी परेशान करो कि 2 जन की रोटी मिल जाना ही वो लोग विकास समझे। ऐसा सत्ता नचीनों के द्वारा किया जा रहा है। देश को जितने आईएएस की ज़रूरत है उससे कम है अभी आईएएस। जिस सत्ता में बैठे लोगों ने शराबबंदी किया है, उनके जो पॉश इलाका है उनका, उस इलाके में सबसे ज़्यादा शराब की बिक्री होती है। सत्तानशीन लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, इनको बेहतर पता है कि जिस तरीके से हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यदि लोगों ने सीख लिया, लोगों ने पढ़ लिया, लोगों ने समझ लिया, तो फिर हमें सत्ता से बेदखल कर देंगे। मुख्यमंत्री जी बात करते हैं महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए की गई शराबबंदी, जिसकी वजह से महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो क्या सिर्फ शराबबंदी से महिलाओं का उत्थान हो जाएगा या उनको अच्छे से पढ़ाना लिखाना भी पड़ेगा? साक्षर होना शिक्षित होना नहीं होता है। तो सरकार की मंशा ही नहीं है कि लोगों को शिक्षित करें। अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की बेरोजगारी और यहाँ का बढ़ रहा जनसंख्या है, और इस पर हम विशेष रूप से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये जानकारी दे दे कि हर रविवार को DTW24 न्यूज़ अब एक एपिसोड लाने वाला है। इस एपिसोड का नाम होगा बिहारनामा, जिसमें हम हर रविवार ये चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार में बढ़ रहे बेरोजगारी, बढ़ती हुई जनसंख्या और साथ ही साथ जिस तरीके से शिक्षा आए दिन गर्त में डूबता चला जा रहा है, इसका निवारण कैसे होगा। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है। आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे इस तरफ जो बैठे हैं, इनका परिचय आपको इतना दे दूं कि इनका नाम कौशल किशोर है। आज जितनी भी समस्याएं बिहार के ऊपर हम बिहार में हो रही जितनी भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करेंगे। इस पर ये विशेष रूप से अपना तर्क भी देंगे और ये भी बताएंगे कि इन सभी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। और सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, जब विधानसभा चुनाव होनी थी तो सबसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया था कि रोज़गार दिया जाएगा युवाओं को, और ये बोलकर दोनों ही पार्ट, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बड़े ही अच्छे से कहे थे कि अब जो युवा है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रोज़गार मिलेगा। लेकिन अब तक बेरोज़गारी दर बढ़ता ही जा रहा है। जी निशा, ऐसा है कि बजट आप किसी भी स्टेट का देखिए या सेंटर का, तो बजट कम नहीं है। लाखों करोड़ों का बजट होता है एक स्टेट का। लेकिन स्टेट की जो सरकारें हैं पिछले कुछ दशकों से नागरिक विकास को नज़रअंदाज कर रही है। जितनी भी सरकारें आई हैं वो नागरिक विकास को नज़रअंदाज कर रही है और नगरीय विकास पे लगे हुए हैं। नगर के विकास हो रहे हैं, सड़क बनाए जा रहे हैं, पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है, हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर उनमें नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता है। डॉक्टर्स नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता है। तो ये जो नगरीय विकास का एक सिलसिला सा चला है, यही सबसे मेन समस्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का डाटा आपको लगेगा कि बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। दोनों अलग अलग चीज़ है। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग चीज़ है। तो अब जैसा कि आपने कहा कि एपिसोड है, तो हम फिर कभी अगले एपिसोड में आए तो इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। मेरे नज़र में मुख्य जो समस्याएं हैं प्रदेश की, वो नगरीय विकास हो रहा है, जबकि नागरिक विकास पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जब एक बिहार की आबादी अगर हम बात करें तो लगभग 12 करोड़ की है, और इस 12 करोड़ की आबादी वाले बिहार में अगर हम बेरोज़गारी की दर पर बात करें तो ये लॉकडाउन के बाद 46% बढ़ गया है। जब हमारे जितने भी मज़दूर हैं, चाहे वो यूपी के हो, बिहार के हो, लॉकडाउन के वक्त आपने भी देखा होगा किस तरीके से पलायन की तस्वीरें सामने आई थी, वो सबको रुला देने वाला था। अब एक बार फिर से महाराष्ट्र से एक वीडियो सामने आया है, आपने देखा होगा, वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस वाले जो हैं वो बिहारियों को पीट के कह रहे हैं कि आते क्यों जब जाना ही होता है। तो बेशर्म हो चुकी है सरकार, विपक्ष बेशर्म हो चुकी है। क्यों इनको हर बार यही होता है कि ये वादा करते हैं कि जो लोग भी वापस लौट के आ रहे हैं प्रदेश में उनको यही नौकरी मिलेगी, लेकिन फिर से ट्रक चाहे हम बस की बात करें या ट्रेन की बात करें, लद लद के बिहारी जाते हैं अलग अलग राज्यों में, और फिर इस तरह की जब मुसीबत झेलनी पड़ती है तो फिर लाठी डंडे खा के वापस आते हैं। अभी आपने पिछला रिकॉर्ड देखा होगा, तो ग्रोथ रेट की तुलना में हम कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट से आगे चल रहे हैं। जो ग्रोथ रेट है हमारे बिहार का,
वो इन सब स्टेट से ज़्यादा हैं। एक्चुअली ग्रोथ रेट का वो जो पैमाना होता है, आपके आपके स्टेट का जो पिछले साल का जीडीपी था और इस साल का जो जीडीपी था, तो आपका अपना आधार, पुराना आधार कमज़ोर था, उसको थोड़ा सा अप किया आपने, तो आपके ग्रोथ रेट बढ़ गए, स्टेट का ग्रोथ रेट बढ़ गया। और ये जो बढ़ने का रेशियो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश नहीं है, पंजाब वगैरह सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन शर्म की बात यह है कि इन्हीं प्रदेशों में हमारे प्रदेश से पलायन किए हुए लोग पाए जाते हैं और वहाँ के विकास कार्यों में अपना योगदान देते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर कमी कहाँ रह जा रही है सरकार की तरफ से कि हमारे जितने भी अच्छे काबिल, चाहे हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ ईंटा बालू ढोने वाले वो मजदूर ही, कितने भी किसी भी अच्छे आईटी कंपनीज की अगर आप बात कर ले या फिर कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जहाँ पर एक अच्छे होनहार लोगों की, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, बिहारी वहाँ पे बड़े अच्छे से काम करते हैं, बिहार में क्यों नहीं? इच्छा शक्ति की कमी है। और ये जो सत्तानसीन लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, इनको बेहतर पता है कि जिस तरीके से हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यदि लोगों ने सीख लिया, लोगों ने पढ़ लिया, लोगों ने समझ लिया, तो फिर हमें सत्ता से बेदखल कर देगी। मेन रीज़न इसका यही है कि वो लोग सत्ता से बेदखल नहीं होना चाहते हैं, इसलिए लोगों को उलझा के, फंसा के, मतलब इतनी परेशान करो कि दो जन की रोटी मिल जाना ही वो लोग विकास समझे। ऐसा सत्ता नसीनों के द्वारा किया जा रहा है और बस केवल और केवल इच्छा शक्ति की कमी है, वरना संसाधन की कोई कमी नहीं है। आपको लगता है संसाधन की कमी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप पिछले साल का देख लीजिए, कितने हज़ार करोड़ का बजट है। इतना बड़ा बजट जिस स्टेट का हो, वहाँ पलायन हो जाए, संभव ही नहीं है। जितने चीनी शुगर मिल थे वो बंद पड़े बैठे हैं। डेवलप, मतलब जहाँ की उद्योग बढ़ने चाहिए वहाँ पर उद्योग कम हो रहा है। तो ये निश्चित तौर पर ही माना जा सकता है कि इच्छा शक्ति की कमी है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, सोशली आप एक्टिव होने से पहले आप एक शिक्षक रह चुके हैं, आपने स्कूल में अपना योगदान दिया है, पढ़ाया है बच्चों को, तो आज उस बारे में भी बात होगी कि जिस स्थिति जो है वो बिहार की सरकारी स्कूलों की जो बद से बदतर होती जा रही है, या फिर हम शिक्षा व्यवस्था की ही बात कर ले बिहार में जो इतना ख़राब होते जा रहा है, इसका मूल कारण क्या है? सरकार के पास वो वीडियोस नहीं पहुंच रहे हैं जिसमें फजीहत हो रही है उनकी, जहां बच्चा 5 क्लास का बच्चा ठीक से एप्पल की स्पेलिंग नहीं बोल पा रहा है, तो ये चीज़ देखने के बाद भी क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? अभी देखिए, पिछली बार 2020-21 के बजट में 19.3% एजुकेशन बजट था। टोटल बजट का 19.3% बजट एजुकेशन पे दिया जा रहा है। ये 19-20 का 15.9% से ज़्यादा है। कहने को तो बहुत सारी राशि है। किसी भी स्टेट के टोटल बजट का 19 से 20% राशि आप केवल एजुकेशन पे दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है कि 14,014 करोड़ केवल सर्व शिक्षा अभियान को दिया गया और 2,554 करोड़ MDM, मिड डे मील में दिया जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, उसके बाद मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना है, उसके बाद साइकिल योजना है, उसके बाद मुख्यमंत्री पोशाक योजना है, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा मिशन रमसा एक होता है, उस डिपार्टमेंट में है। उसके बाद आगे पढ़े अवसर बढ़े, ये सब तमाम तरह की योजनाएं हैं उस बजट में। लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेस्केस बेंचेज हैं कि नहीं, क्लासरूम्स हैं कि नहीं, स्कूल में टीचर हैं कि नहीं, इस पर कोई बजट नहीं दिया जा रहा है। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, ये वाली हाल है, स्थिति है, यही प्रदेश की स्थिति है। और शिक्षा व्यवस्था में सरकार अच्छी तरीके से, उनको पता है, ऐसा नहीं कि सरकार के पास वीडियो नहीं है या सरकार को पता नहीं है। ये सरकार के द्वारा प्रायोजित ही लो लेवल का एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड करना, ये सरकार की ही नियति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सरकार को इस सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अन्य प्रदेश में जब हम जाते हैं और हम कहते हैं कि आप, अगर आपको बिहार के बारे में पूछे, अगर आपसे बिहारी के लिए एक शब्द पूछे, सबसे पहले वर्ड निकलता है ब्रिलियंट होते हैं, यूपीएससी क्रैक करते हैं। और जब हम जो इस प्रदेश में रह रहे हैं, असलियत को जान रहे हैं, तो ये लगता है कि हाँ, ब्रिलियंट होते इसमें कोई दो राय नहीं है, इंटेलिजेंट होते इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यही बच्चे बिहार को आए दिन कोसते नज़र आते हैं। सिर्फ वो जहाँ पर सत्ता पक्ष अपना मकान बनाकर बैठी है, उस रोड को देखकर खुश होने से ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम ये खोखलेपन पर बात करें कि हम अगर जाते हैं और देखते हैं कि अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, घोर अभाव है जिसके वजह से यहाँ से लाखों बच्चे अन्य प्रदेश में जाके पढ़ते हैं, और फिर अगर हम पढ़ेंगे बाहर से तो क्यों यहाँ आके नौकरी करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम बाहर से पढ़ रहे हैं तो बिहार में आके कोई नौकरी क्यों करे?
डेफिनेटली नहीं करेगा। हाँ, ये कुछ लोग हैं जो कि जिनके मन में सेवा की भावना है, वो आकर के अपने गांव, अपने शहर में भी काम करते हैं। एजुकेशन लेवल में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एजुकेशन सेक्टर में जो आकर के स्कूल खोल के शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में भी लोग हैं। लेकिन ये सब काम सरकार का है। हम जो टैक्सेस देते हैं, वो टैक्सेस देते क्यों हैं? मेन रूप से कि हमको शिक्षा मिले, हमको स्वास्थ्य की गारंटी मिले, हमको सुरक्षा मिले। ये 3 चीज़ तो बेसिक नेसेसिटीज़ है। लेकिन सरकार इन तीनों चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है। एजुकेशन को भी नज़रअंदाज कर रही है, हेल्थ को भी नज़रअंदाज कर रही है। सिक्योरिटी नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। आए दिन किसी का चेन खींच के कोई भाग रहा है, घर से गहने की चोरी हो जा रही है, दिन दहाड़े कार लूट लिए जाते हैं। तो न सरकार न ये तीनों बेसिक जो नेसेसिटीज़ है पब्लिक के, एक गवर्नमेंट से जो चाहिए, इस तीनों को सरकार नज़रअंदाज करके बाकी सारे काम कर रही है। अच्छा, समाज सुधार अभियान चला रहे थे नीतीश कुमार, वहाँ पर जाकर के शराबबंदी का खूब ढिंढोरा पीटा है उन्होंने कि मतलब शराबबंदी से ये लाभ हो गया, वो लाभ हो गया। आप काफ़ी दिनों से मधुबनी ज़िले में हैं और क्योंकि ये नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है तो ये असलियत किसी से छिपी नहीं है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा शराब कितने लीटर में हो रहा है। लेकिन अब ये भी अभियान चलाया जा रहा है कि जहाँ पे भी शराब मिलेगा उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आप इतना बताइए कि सच में आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी सफल है? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सफल नहीं है। शराबें कहीं भी बंद नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सत्ता में बैठे लोगों ने शराबबंदी किया है, उनके जो पॉश इलाका है उनका, उस इलाके में सबसे ज़्यादा शराब की बिक्री होती है। ये दिनों बिहार विधानसभा के परिसर में मिला शराब की बोतलें मिली थी, तो इतना हंगामा हुआ था। मंत्री के आवास, कुछ मंत्री के आवास के आप वो जांच करवा लीजिए। हाँ, वहाँ वहाँ सर्वे करवा लीजिए, वहाँ जांच करवा लीजिए, वहाँ फॉरेंसिक टीम भेजिए कि वहाँ शराब की बोतलें कहाँ से आती है। तो मतलब ये तो झूठ है कि शराबबंदी है बिहार में? निश्चित तौर पे झूठ है। झूठ है। तो खैर इसको सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन हमारा जो मेन रूप से जो मुद्दा है वो यही है कि युवा, बिहार के युवा कैसे प्रदेश में रहें, यहीं काम करें, यहीं पढ़ें और उसके बाद यहीं बिहार का ही मतलब जो जिस ग्रोथ रेट की आप बात कर रहे थे कि अन्य राज्यों में जा कर के यही बिहारी काम करके उसके ग्रोथ रेट को बढ़ा रहे, पर कैपिटा इनकम बढ़ा रहे, लेकिन यही बिहार में नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? हम लोगों को कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ के एजुकेशन, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने के लिए क्या ये जो सत्ता पक्ष पर लोग बैठे हैं ये काबिल नहीं है या बेशरम है? ये बता दीजिए बस। क्या लग रहा है आपको कि कहाँ कमी रह जा रही है? काबिलियत में तो कोई कमी नहीं है, बेशक सरकार में बैठे लोग काबिल ही हैं। वैसे अवसर की कमी नहीं है। जितनी सारी नदियां हैं उनको झील में तब्दील करके आप पर्यटन स्थल बना सकते हैं। ये भी एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया होता है कि लोग आएंगे। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जहाँ नहीं है वहाँ आप खोलिए, ये भी एक रोज़गार का अवसर का। बंद पड़ी चीनी मिलों को चलवाइए, साथ में उद्योग लगवाइए। और हमारा बिहार प्रदेश जहाँ एग्रीकल्चर मुख्य है, पहले मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले हमारा बिहार चीनी के प्रोडक्शन में नंबर 1 हुआ करता था देश में। अभी संभवतः 3रे या 8वें स्थान पे है, कंफर्म नहीं हूँ। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्या किसानों ने गन्ने की खेती पहले बंद करी या पहले मिल बंद हुई? पहले आप मिल को स्टार्ट करवाइए, गन्ने की खेती फिर से होगी, जूट की खेती खुद फिर से शुरू होगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवाइए। जब आपको पता है कि बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे फल और सब्जी का भी उत्पादन होता है, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवाइए। कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हर जगह करवाइए ताकि खेती से लोगों को अवसर मिले। आप मंडी की व्यवस्था करवाइए। आप किसानों को उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पे उनसे समय से खरीदारी शुरू कर दीजिए। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जिस पे सरकार को स्टेप लेना चाहिए। और सरकार स्टेप लेते हुए दिख भी रही होती है, परंतु होता क्या है कि वास्तविकता में कुछ होता नहीं है। हाँ बिल्कुल, 15 फरवरी तक धान अधिप्राप्ति का समय है और देखिएगा कि 20 फरवरी तक आपके पास रिपोर्ट आ जाएगा कि इतना मीट्रिक टन सरकार ने धान की अधिप्राप्ति की है। जब आप उसकी सूची मांग देंगे तो हंगामा हो जाएगा कि किस किसान से कितना धान खरीदा गया, ये रिकॉर्ड नहीं होता है। इतना लाख आवेदन आया और इतने लाख आवेदन में इतने मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति हुई। बाकी उतना लाख आवेदन देने वाले आवेदक कौन थे और किस आवेदक से कितना धान अधिप्राप्ति किया गया, ये रिकॉर्ड किसी भी डाटा पे आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, सहकारिता विभाग के डाटा पे ये नहीं किया जाता है। काफ़ी सारी कमी है जो सरकार को देखने, समझने और बिहार के लोगों के लिए करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ ऑन पेपर बल्कि आपको उसको ज़मीन पे भी करना होगा। काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं स्कीम्स जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। आप अगर क्योंकि बिहार की 70% आबादी गाँव में रहती है
और हम अगर गांव की आबादी की साक्षरता दर की बात करें तो वो भी बहुत कम है। मेरे पास कुछ डेटा है, वो हम आपको बता देते हैं कि साक्षरता दर जो बिहार की है वो अभी 63% के आसपास है। और जो सबसे ज़्यादा ज़िला जहाँ लोग साक्षर है वो रोहतास है, और सबसे कम साक्षर ज़िला जो है वो पूर्णिया है। वहाँ के लोग जो है वो कम पढ़े लिखे हैं। अच्छा, पुरुष की अगर साक्षरता दर की हम बात करें तो 73% पुरुष जो है वो बिहार में शिक्षित है, और महिलाओं की अगर हम बात करें तो 53%। इतना बड़ा गैप महिला और पुरुष के साक्षरता दर में। और मुख्यमंत्री जी बात करते हैं महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए की गई शराबबंदी, जिसकी वजह से महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो क्या सिर्फ शराबबंदी से महिलाओं का उत्थान हो जाएगा या उनको अच्छे से पढ़ाना लिखाना भी पड़ेगा? शिक्षा की जब कभी हम बात करते हैं तो मेरे जहन में बात आती है कि अनपढ़ से ज़्यादा खतरनाक होता है कुपढ़। और ये शिक्षा की जो पूरी व्यवस्था है वो अनपढ़ और कुपढ़ों के बीच में फंसा हुआ है। साक्षरता दर की आप बात कीजिएगा, डेटा की आप बात कर रही थी, ये 2011 के सेंसस के आधार पे आप बता रही हैं। 2001 के सेंसस में जाइएगा तो जो डिफरेंस है वो लगभग 26% मेल और फीमेल में एजुकेशन लिटरेसी डिफरेंस है, एजुकेटेड नहीं। तो लगे हाथ जब लिटरेसी रेट निकालते हैं तो सरकार से ये आग्रह है, ये विनती है, ये निवेदन है कि आप एजुकेशन भी थोड़ा एजुकेटेड रेशियो ही निकालिए कि कितने लोग लिटरेट हैं और कितने लोग एजुकेटेड हैं। साक्षर होना शिक्षित होना नहीं होता है। तो सरकार की मंशा ही नहीं है कि लोगों को शिक्षित करें। सरकार केवल साक्षरता अभियान, वो राष्ट्रीय क्या था, माध्यमिक स्वास्थ्य शिक्षा अभियान, अवसर बढ़े आगे बढ़े, इन सब योजनाओं में मतलब जितना भी फोकस देना है, फोकस फुटाने की बात करेगी, लिटरेसी रेट बढ़ाएगी, साक्षरता दर बढ़ाएगी, शिक्षित लोगों की दर नहीं बढ़ाना चाह रही है। कारण क्या है कि नहीं बढ़ाना? आप ये कह रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंटली कि नहीं शिक्षित करना चाहती, इसके पीछे का कारण? बस लोग शिक्षित हो जाएंगे तो उनकी सरकार नहीं चलेगी। वो जो ठगी चल रही है अभी, बिहार में लगभग 13 जिले ऐसे हैं जो परमानेंटली फ्लड अफेक्टेड हैं। संपूर्ण तरीके से 13 जिले ऐसे हैं जो हर साल बाढ़ से प्रभावित होना है। तो बाढ़ तो कोई प्राकृतिक आपदा है नहीं, इसमें डिप्लोमेट और पॉलिटिकल दोनों तरफ से, राजनयिक और राजनीतिक दोनों हस्तक्षेप यदि हो। आपको पता है कि नेपाल से पानी छूटना है, भूटान से पानी आना है, प्रत्येक साल आना है, तो फिर उस जल निकासी की कोई ठोस योजना क्यों नहीं बनाई जा रही है? एक मजबूत बांध करके, साइफन बना करके उस जल की निकासी से आप बहुत सारे काम करवा सकते हैं। पनबिजली का उत्पादन आप बढ़ा सकते हैं, आप खेती में उसका उपयोग कर सकते हैं, जल को स्टोर करके बहुत सारा काम आप करवा सकते हैं, झीलों का निर्माण करके पर्यटन स्थल का डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी सरकारें नहीं करेंगी, क्योंकि उनका ध्यान होता है कि बाढ़ से होने वाले क्षति में हम राहत सामग्री में कैसे पैसा लूटेंगे। बाढ़ से लगभग सैकड़ों किलोमीटर एनएच हर साल टूटता है, तो उस एनएच की मरम्मत में फिर पैसा कैसे लूटेंगे, फिर बांध को कमज़ोर बनाना, फिर उसको टूटने के बाद फिर से बनाना, इस निर्माण में हमको कहाँ से वसूली होगा, किस ठेकेदार को देंगे तो कितना करोड़ की राशि हमको मिल जाएगा। तो सरकारें इस सब पे अटकी पड़ी होती है, बस केवल इच्छा शक्ति की कमी है उनकी, वो चाहती नहीं है कि ऐसा हो जाए। हाँ, और अभी जैसा आपने कहा कि वो इसलिए भी नहीं लोगों को शिक्षित करना चाहती है, इस पे ज़्यादा जोर देती है क्योंकि उनको लगता है कि अगर लोग काबिल और समझदार हो जाएंगे तो हमारा ये जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं नहीं चलेगा, राजनीति की दुकान। अब हम लगभग हम ये हर संडे करने वाले हैं। एवरी संडे हम ये कोशिश करेंगे कि बिहार के हर उस बर्निंग मुद्दे, चाहे ऐसा कोई भी ऐसा बड़ा मुद्दा आता है जिस पे हमें लगता है कि हाँ हमें उस पर अच्छे से बात करनी चाहिए क्योंकि वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, हम बेशक करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे ज़रूरत है वो है बेरोज़गारी के खिलाफ आवाज़ उठाने की। पिछले हम 2 सालों की अगर डेटा निकालें तो ट्विटर पर सबसे ज़्यादा मुखर होकर बिहार के युवा जो हैं वो उन्होंने ट्वीट किया है, चाहे मोदी रोज़गार दो या फिर रोज़गार उपलब्ध कराइए। एसएससी के स्टूडेंट्स जितने भी थे उन लोगों ने भी ट्विटर पर ट्रेंड चलाया था कि वो जो है वो थक चुके हैं। अब आप बताइए कि जो लोग 2014 में एग्ज़ाम दे रहे हैं सर, उनको पता है कि हमारी 2022 तक भी बहाली नहीं होनी है, तो वो लोग क्यों सरकारी नौकरी के पीछे भागेंगे? लेकिन तब भी बिहार में सरकारी नौकरी के लिए जो क्रेज़ है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नहीं नज़र आता है। और नतीजा ये रहता है कि पिछले बार का आप डेटा देख लीजिए, ट्विटर पर हर बार ट्रेंडिंग करता है, चाहे वो स्टूडेंट्स चलाएं या फिर वो टीचर्स चलाएं। अनएम्प्लॉयमेंट पे आप डेटा से और ट्विटर हैंडल वगैरह से जो हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। आप घूमते हुए कई बार मैंने आपके स्कूल्स के वीडियो भी देखे हैं, तो स्कूल की जो बदतर स्थिति से आप लोगों को अवगत करवाते हैं, वहाँ
एक जो शिक्षाविद हैं उनका एक रेशियो बना हुआ है कि 20:1, 20 बच्चे पे एक शिक्षक होने चाहिए। तो थोड़ा सा आप स्कूल में शिक्षक और छात्र के रेशियो का अंदाज़ा लगा लीजिए, किसी भी स्कूल में आप वो रेशियो फुलफिल नहीं पाएंगे। आप स्कूल में शिक्षक नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर नहीं है, ब्लॉक अंचल में कर्मचारी नहीं है, किरानी नहीं है, हल्का में कर्मचारी नहीं है, पंचायत में सचिव नहीं है, इवन कि आईएएस आईपीएस तक के सीट वैकेंट जा रहे हैं। देश को जितने आईएएस की ज़रूरत है उससे कम है अभी आईएएस। मैन पावर को सरकार बढ़ाना ही नहीं चाहती है, केवल योजनाओं के माध्यम से पैसा समेटना, बटोरना और मलाई रोटी खाना, वो ब्रेड बटर वाली डेमोक्रेसी चल रही है। तो क्या बात करें, कैसे होगा कोई भी काम? सरकार की योजनाएं हैं, वो कहाँ से? पटना से आएगी, मधुबनी जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से प्रखंड मुख्यालय आएगा, प्रखंड मुख्यालय से पंचायत में जाएगा। इतनी सारी योजनाएं हैं जिनके डीलिंग असिस्टेंट नहीं है। अब 50 से 100 योजनाएं हैं सरकार गवर्नमेंट प्रायोजित, सरकार प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं। अब उस ब्लॉक में बैठा एक किरानी क्या देखे? जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र देखे, विवाह का पंजीयन देखे, या फिर इंदिरा आवास, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना को देखे, या फिर वृद्धावस्था पेंशन को देखे, या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन को देखे, या फिर मुख्यमंत्री एक पेंशन योजना देती है सरकार दे रही है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना को देखे, या फिर डेवलपमेंट काम जो राष्ट्रीय सम विकास का काम होता है उसको देखें, स्थानीय सांसद और विधायक का निधि कोष देखें। मतलब इतना सारा काम पड़ा है। आप जाइएगा, एक एक कर्मचारी के पास 5-5 हल्का पड़ा हुआ है, 5 हल्का का एक कर्मचारी है, एक पंचायत सचिव 5 पंचायत को देख रहा है। समझिए उस पंचायत की स्थिति क्या होगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट पर डिस्कस करने के लिए कोई रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट तो दिखता है, थाने में पुलिस नहीं है। अभी जिस स्टूडियो में हम अब बैठे हैं, बगल के बैंक को यदि आपको लूटना है तो थोड़ा सा 10 किलोमीटर दूर जा कर के बमबारी कर दीजिए। अब पुलिस जाएगी वहाँ बमबारी चेक करने के लिए, तब तक बैंक लूट के आप भाग जाइए। सायरन बजते रह जाएगा, न पुलिस के पास व्हीकल है, न वैन है, न मैन पावर है कि आप बैंक में रेड करेगी। आराम से बैंक लूटिए, आप चले जाइए। ये व्यवस्था है अनएम्प्लॉयमेंट का। बिल्कुल, व्यवस्थाओं की कमी है और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी है वो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर। और सबसे ज़्यादा जितने भी स्कीम्स सरकार जो है वो लाती है, वो लोगों में अवेयरनेस की कमी है। उनको बताने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है। स्कीम सिर्फ ला देने से नहीं होता है, लोगों तक वो स्कीम्स का लाभ पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिहार में या किसी भी राज्य को तरक्की करने के लिए जो 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों में अवेयरनेस होना, वो तीनों ही चीज़ों की घोर अभाव है। और इसीलिए हमने कोशिश किया है, एक एपिसोड से कुछ नहीं होगा, हम हर उस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं जिसने बिहार को जड़ से जकड़ रखा है। और सबसे बड़ा यहाँ पर जो मुद्दा है वो यही है कि बिहार का शिक्षा जो है वो दिन प्रतिदिन खोखला हो चुका है। और ये कोई कहने की बात नहीं है, आप हर गली में चले जाइए, आप किसी भी सरकारी स्कूल के बच्चे को उठाकर ये पूछ सकते हैं कि आपके स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है, जवाब आपके सामने होगा। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अब बिहारनामा का अगला एपिसोड अगले संडे को आएगा, उस पर भी हम तमाम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो बिहार में बात करनी ज़रूरी है, चाहे वो यहाँ की पॉपुलेशन पे हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट पे हो, या फिर पर कैपिटा इनकम पे हो, उस पर भी बात करेंगे कि वो कैसे अच्छा होगा। तो बिहार जो दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है, किस तरीके से वो इससे निजात पा सकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी कॉन्वर्सेशन में जुड़ने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड संडे को आएगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम निशा ओझा है, आप BTW 24 न्यूज़ देख रहे थे।